नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आते हैं इस लेकर आते हैं। आज के इस सत्र में प्रस्तुत है कहानी फूस की रात। ये फूस बोलते हैं हमारे यहाँ, ये पूस है, इसमें लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। इसकी समीक्षा हम पहले आपके समक्ष कर चुके हैं। कहानी का परिचय हमने पहले भी जान लिया है। शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा। माघ फूस की रात हार में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना हार में रात को वह किस तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर पर टली जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। समझ रहे हैं आप? झूठ सिद्ध करता था का मतलब है कि उसका नाम खाली हल्कू था, वो दिखने में बहुत भारी था। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती। क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो, छुट्टी हुई बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मंजूरी करे। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़फ कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसने तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस न रहेगी। अच्छी है खेती अच्छी है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने एक रुपए लिए और हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मंजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। ये इसका पहला भाग था। इसको 3 भागों में बांटा हुआ है लेखक ने। आइए आगे जानते हैं। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं, पर हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा है। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए।
अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। पछुआ हवा है ना, पछुआ हवाओं का तो नाम सुना ही होगा आपने। उठूं फिर से चिलम भरूं, रात तो कटे, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी मंजूरी हम करें, मजा दूसरा लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। उसने जबरा ने उसके मुंह की और प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज जो जाड़ा खा ले, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाची की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह नहीं रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उससे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से नहीं मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वह इतनी ही तत्परता से गले लगा था। वह अपनी दीनता से आहत न था। उसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया नहीं। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही छलक रहा था। अब तीसरा भाग, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है ना, चौथा भाग भी है इसमें। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा में धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आरमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो
बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लेकर बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरें, तापे ठाटों हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की। आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों की ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, अरे कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी हुई मिल गई। उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते, पांव गले जाते और वह पत्तियां पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश के में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरू, अब ठंड नहीं लग रही? जबरू ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले तो यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरू ने पूंछ हिलाई। अच्छा जाओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा। जब्बर ने अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आगे के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर वह कूदा और अलाव के इस पार आ गया। देखिए, इस कहानी से हमें एक बड़ी बात सीखने को ये मिलती है कि अगर व्यक्ति खुश है तो भी वह अपने मन की बात सुने तो उसे आनंद आएगा और बेहद आनंद आएगा। लेकिन अगर व्यक्ति दुख में है तो भी अगर वह अपनी मन की बात सुने तो उसे दुख की अनुभूति ही नहीं होगी और ऐसा लगेगा कि वह दुख नहीं, उसके लिए एक नया जीवन है। आगे देखिए, इसका चौथा भाग और अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण है। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस दबा लेता था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता।
मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ने आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा नहीं दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, पर कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाने जानवरों के पीछे दौड़ना असहन जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिल्हो लिल्हो लिल्हो। जबरा फिर भूखा उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती है, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा झोंका, ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर से बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी, पर हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसकी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, तू क्या खेत में होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे हैं और मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई है, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मंजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। ये जो अंतिम वाक्य है, ये इस कहानी का सारांश है कि एक किसान किस तरह मजबूर हो जाता है अपनी खेती को उजड़ते हुए देखकर। ठंड के मारे वह इतना दुखी हो जाता है कि उस किसान को अपनी उजड़ी हुई खेती को देख करके संतुष्टि होती है कि कम से कम उसे ठंड तो नहीं लगेगी। ये हमारे भारतीय किसानों की वास्तविक दशा को दर्शाती हुई कहानी मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात, जो कि 1930 में लिखी गई थी। इस कहानी की समीक्षा मैं आपको पहले कर चुका हूँ। कहानी कैसी लगी आप अवश्य बताएं। आप हमारे साथ इसी चैनल पर जुड़े रहें। आपको हिंदी साहित्य की अच्छी अच्छी पेशकश प्रस्तुत की जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।